हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एज अ इंटरफेस काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझें तो हार्डवेयर बेसिकली क्या है? हार्डवेयर सीपीयू है, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एज अ इंटरफेस है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए यूज़र इजीली और उसके साथ साथ एफिशिएंटली इन सभी हार्डवेयर्स को एक्सेस कर सकता है, इनको ऑपरेट कर सकता है। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है। सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और सॉफ्टवेयर की आगे दो टाइप्स हैं। पहली टाइप को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरी टाइप को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो पहली टाइप है वो है एप्लीकेशन और जो दूसरी टाइप है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जो कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स है जो कि वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ हो रहा है। वीएलसी मीडिया प्लेयर है जो कि म्यूज़िक या किसी भी वीडियो को प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिस्टम के हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। और उसके साथ साथ उनका दूसरा काम ये होता है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को सिस्टम में चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। पहला काम उन्होंने हार्डवेयर को कंट्रोल करना है और दूसरे नंबर पर वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, उनको रन करने के लिए प्लेटफॉर्म परफॉर्म करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एज अ इंटरफेस काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो हमारे पास ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आगे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर ने इसको जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि वो जो डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं उनको एक्सेस कर सके। और यूज़र इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसी तरह से एक्सेल। और वो कहाँ पर रन हो रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इनकी मदद से ये उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप डिफरेंट हार्डवेयर को एक्सेस करो, प्रिंटर को एक्सेस करो, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, रैम को, सीपीयू को, वो सारी डिवाइसेस जो हैं वो इनकी मदद से वो एक्सेस करता है। ये है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एज अ इंटरफेस काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि क्या अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो क्या डायरेक्टली यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है हार्डवेयर को? अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या डायरेक्टली, अगर हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है? कर सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल सीपीयू को एक्सेस करना है, कोई हमें वहाँ पर जो है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो कि रन होते हैं।
उनके लिए कोड्स लिखना पड़ते हैं। वो जो कोड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोई टेक्निकल बंदा जो है वो उसके लिए वो कोड लिख सकता है, वो प्रोग्राम लिख सकता है, फिर उस हार्डवेयर को वो एक्सेस कर सकता है। जबकि जो एक यूज़र है, जो कि एक नॉन टेक्निकल यूज़र है, अगर आज के टाइम पर आप देखते हो आपके पास कोई लैपटॉप है जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो सिस्टम अपने लैपटॉप को ओपन करता है, ओपन करने के बाद वो वेब ब्राउजिंग करता है, गूगल से कोई भी अपनी असाइनमेंट को डाउनलोड करता है और उसको वो जो भी काम करना चाहता है वो कर रहा है। वो किसकी वजह से कर रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कर रहा है। अगर हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल एक कार है, उस कार को रन करने के लिए हम सिंपल उस कार में बैठते हैं, उसको जो है हम स्टार्ट करते हैं और ड्राइवर जो है उसको वो चलाना स्टार्ट करता है। गियर्स जो है वो मैनुअली या आजकल ऑटो है, ऑटोमेटिकली गियर्स जो है वो लग जाते हैं। जबकि इसके बैकएंड पर जो एक पूरा इंजन है, उस इंजन में ये जो गियर्स चेंज हो रहे हैं वो सारे का सारा बंदा कौन समझ रहा है? एक टेक्निकल बंदा। अगर वो पूरे का पूरा इंटरफेस नहीं होगा तो उसको सिर्फ एक टेक्निकल बंदा रन कर सकता है, उसको चला सकता है, ड्राइव कर सकता है। एक नॉन टेक्निकल बंदा उसको यूज नहीं कर सकता। वो जो पूरे का पूरा एक डैशबोर्ड और वो स्टीयरिंग और वो सारी चीजें एज अ इंटरफेस काम करती हैं उस इंजन और जो वहां पर ड्राइवर बैठा हुआ है जो उसको चला रहा है, जिसको हम यूजर बोल सकते हैं, उनके दरमियान बिल्कुल इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान एज अ इंटरफेस काम करता है। एक और अगर हम एग्जांपल लें जो कि एक फेमस एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैंने फैन को ऑन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी का मैं बटन ऑन करता हूं तो फैन चलता है, बटन को बंद करता हूं तो फैन बंद हो जाता है। अब वो जो बटन है वो क्या है? वो एक इंटरफेस है। अगर कोई टेक्निकल बंदा होगा तो वो बटन नहीं भी हो तो वह डायरेक्टली वो वायर्स को जो है आपस में कनेक्ट करेगा। उसको पता है कौन सी अर्थ वाली वायर है, कौन सी करंट वाली वायर है, कितने एम्पेयर इसको चाहिए और कैसे ये ऑन होती है, वो उनको कनेक्ट करेगा और फैन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो जो एक बटन एज अ इंटरफेस काम कर रहा है बिटवीन फैन एंड यूजर जो कि उसको चलाना चाह रहा है, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंटरफेस काम करता है यूजर के और हार्डवेयर के दरमियान। कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा, कोई भी बंदा सिंपली वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि विंडोज है या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको वो अपने लैपटॉप पर ऑन करता है और उनको चलाना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं इनकी फंक्शनैलिटीज की तरफ कि कौन कौन से फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, तो उसको हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स एलोकेशन, हम इसको बोल सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। पहली फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब यहां पर रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है? तो जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो रिसोर्सेज ही हैं। सीपीयू रिसोर्स है, मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं वो रिसोर्स है। अगर हमारे सिस्टम के साथ कोई प्रिंटर अटैच्ड है, स्कैनर अटैच्ड है, तो वो सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। एक टाइम में मैं VLC मीडिया प्लेयर को भी चला रहा हूँ, उसी टाइम में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी चला रहा हूँ, मैं कोई गेम भी खेल रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर को भी चला रहा हूँ। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं और वो सारे के सारे प्रोसेसेस कहाँ पर जाके एग्जीक्यूट होते हैं? वो CPU में एग्जीक्यूट होते हैं। अब हर प्रोसेस ये चाहता है कि उसको CPU मिले, यानी कि उसको वो रिसोर्स मिले। अब किस प्रोसेस को, अब प्रोसेस क्या है? अगर मैं प्रोसेस की डेफिनेशन करूं तो जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है तो उसको वो क्या बन जाता है? वो प्रोसेस बन जाता है। जब वो मेमोरी में जाता है, मेमोरी के बाद CPU के पास जाता है, तो वो क्या बन जाता है जी? वो प्रोसेस कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब एक प्रोसेस है जो कि VLC मीडिया प्लेयर का है, इसी तरह से कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आप बोल सकते हो मोज़िला फायरफॉक्स के हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस ये चाह रहा है उसको क्या मिले? CPU मिले ताकि वो एग्जीक्यूट हो। CPU क्या है? रिसोर्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना है कि किस प्रोसेस को रिसोर्सेज कितने टाइम के लिए मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब उनसे वो रिसोर्सेज लिए जाएंगे, किसी और प्रोसेस को रिसोर्सेज दिए जाएंगे। हाँ, अगर सम टाइम ऐसा हो कि एक से ज़्यादा यूज़र हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल हम प्रिंटर की एग्जांपल ले सकते हैं। एक से ज़्यादा जो यूज़र हैं वो प्रिंटर को यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
तो पहली फंक्शनैलिटी, पहला फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है रिसोर्स मैनेजमेंट, और दूसरा जो बिल्कुल इसके सेम ही काम वो कर रहा है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मैनेजमेंट को किसकी मदद से जो है वो मैनेज करता है, उसको बोला जाता है शेड्यूलिंग। ठीक है जी, सीपीयू शेड्यूलिंग। पहले प्रोसेस मैनेजमेंट को समझते हैं। अब वही कहानी जो मैं पहले बता चुका हूं कि जब हम बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम में, तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। वो सारे प्रोसेसेस पहले मेन मेमोरी में आते हैं और वो वेट करते हैं कि उनको कब सीपीयू मिलेगा। अब किस प्रोसेस को सीपीयू पहले मिलना है, किस प्रोसेस को सीपीयू कितने मिनट के लिए मिलना है, कितने टाइम के लिए मिलना है, और कब उसको सीपीयू से वापस मेन मेमोरी में लेकर आना है, कब उसने पूरे के पूरे एग्जीक्यूट होना है, ये जो सारे के सारी कहानी है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। ये कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यहां पर ये किसकी मदद से करता है, ये डिफरेंट तरह की शेड्यूलिंग की मदद से करता है। इसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब सीपीयू शेड्यूलिंग के नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो फर्दर हम हमारी जो अगली वीडियोस हैं उनमें उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, उसी तरह से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, इसी तरह से राउंड रॉबिन, नंबर ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू के पास जाएगा, कितने टाइम के लिए जाएगा। ये जो पूरे का पूरी फंक्शनलिटी है इसको प्रोसेस मैनेजमेंट बोला जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट को। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है मेमोरी मैनेजमेंट। अब ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ये सारे की सारी कंसर्न्ड है रैम के साथ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। पहली चीज जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि रैम एक लिमिटेड मेमोरी है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस आने हैं, और फिर ये देखना है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पूरी कहानी को मेमोरी मैनेजमेंट को अगर हम समझें, तो जब भी हमारे पास कोई डाटा, फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, तो मैं जैसे ही उसको रन करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, तो जो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में था, या कोई एक म्यूजिक वाली फाइल है जो कि हमारे डी ड्राइव में पड़ी हुई है, मैं उसके ऊपर जब 2 टाइम क्लिक करता हूं, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होना लगती है, वो रन होने लगती है, वो फाइल जब चलने लगती है, तो वो मेन जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है उससे वो जो प्रोसेसेस की शक्ल में जो वो हमारा फाइल पड़ी हुई थी वो आ जाती है रैम के अंदर और मेन मेमोरी के अंदर। वहां पर उसने अपनी जो जगह है वो वहां पर लोकेट करनी है, वहां पर कोई ना कोई जगह रैम के अंदर उसको मिलती है, और उसके बाद उसको मिलता है सीपीयू। अब जब वो रैम के अंदर आएगी तो रैम की जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, जैसे आज के टाइम में 4 GB 8 GB इतनी उनकी मेमोरी होती है। अब एक टाइम में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की, VLC मीडिया प्लेयर भी चल रहा है, मोजिला भी चल रहा है, कोई गेम भी चल रही है, उसके साथ साथ हमने वर्ड प्रोसेसर को भी स्टार्ट किया हुआ है, इसी तरह से हम प्रिंट भी ले रहे हैं डिफरेंट। तो वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो रैम में आते हैं। और ये देखना कि किन प्रोसेसेस ने, अगर ऐसा हुआ कि वो सारे के सारे प्रोसेसेस रैम में आ जाएंगे, तो मैंने पहले बात की जो रैम है उसकी मेमोरी लिमिटेड होती है। अगर सारे के सारे प्रोसेसेस ही वहां पर आ जाएंगे तो सारी जगह कंज्यूम हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस जो है वो आ ही ना सके वहां पर। तो किन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लेकर आना है और फिर वापस उनको स्वैप करना है सेकेंडरी मेमोरी में, ये सारे के सारी जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। ये भी किसकी फंक्शनैलिटी है, ये कौन परफॉर्म करता है काम मेमोरी मैनेजमेंट का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ये जो मैं यहां पर सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पूरे के पूरे यूनिट है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, इसी तरह से जो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी जो ड्राइव्स को मैनेज हमने करना होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप बोल सकते हो, वो क्या है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, पूरे के पूरे यूनिट्स हैं ये। इनको हम फर्दर आगे जो है वो फर्दर लेक्चर्स में जो है हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है 4th नंबर पर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। हम इसको इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, अगर हमारे सिस्टम के साथ जो कीबोर्ड है, जो माउस है, इसी तरह से स्पीकर्स हैं, स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, तो वो
जो है क्या कहलाती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं जो कि एक नेटवर्क में अटैच्ड हैं। हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये है सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2 और ये है सिस्टम नंबर 3, और एक प्रिंटर है जो कि इसके साथ अटैच्ड है 2 के साथ। ठीक है जी, इसके साथ भी अटैच्ड है, इसके साथ ये एक नेटवर्क के अंदर अटैच्ड है। अब एक टाइम में सिर्फ एक जो सिस्टम है वो इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, या हम बोल लें इसके साथ एक और डिवाइस है जो कि स्कैनर है, इसके साथ अटैच्ड है, वो इसको एक्सेस कर सकता है। अब इसने भी प्रिंट की कमांड दे दी, इसने भी प्रिंट की कमांड दे दी, इसने भी प्रिंट की कमांड दे दी, ये तीनों को तीनों सिस्टम ये चाह रहे हैं कि वो प्रिंटर को एक्सेस करें। तो कौन सा सिस्टम पहले प्रिंटर को एक्सेस करेगा, कितने टाइम के लिए एक्सेस करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट जो है, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी है इस वजह से। तो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटीज़ हैं। पहली रिसोर्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसी तरह से जो हमारे पास सेकेंडरी या जिसको आप स्टोरेज मैनेजमेंट बोलते हैं, नेक्स्ट इसकी फंक्शनलिटी है जो कि 5th नंबर पर हम इसको बोल देते हैं जी, जिसको स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट। अब स्टोरेज मैनेजमेंट का जो सारे का सारा कंसर्न है वो है डिस्क के साथ। जैसा कि हमारे पास है हार्ड डिस्क, या जिसको हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं। अब उस हार्ड ड्राइव जो है, जितना भी हमारा डाटा होता है वो फिजिकली परमानेंटली जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो हार्ड ड्राइव में होता है। उसके अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, हमारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, हमारा डाटा पड़ा हुआ है जो कि एक डिस्क के अंदर है। डिस्क के अंदर नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं, उसी तरह से सेक्टर्स हैं। वो सारे का सारी जो मैनेजमेंट है उसको कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। हमारा डाटा जो कि हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, हम उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और हमने कैसे उनको स्टोर करना है, ये दोनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जो कि डिफरेंट तरह के जो फाइल सिस्टम्स हैं उनके थ्रू किया जाता है। फैट है, NTFS है, ये सारे वर्क करते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट में। हार्ड ड्राइव के रिलेटेड जितनी भी मैनेजमेंट है, हमारा डाटा जो उसके अंदर स्टोर्ड है, हमने डाटा को स्टोर कैसे करना है, उस डाटा को एक्सेस कैसे करना है, ये सारी कहानी, ये जो सारी की सारी मैनेजमेंट है ये स्टोरेज मैनेजमेंट कहलाती है। और ये भी फंक्शनैलिटी है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी है वो है सिक्योरिटी, जो कि 6th नंबर पर है। हम इसको बोल सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं जैसे ही लैपटॉप को ओपन करता हूं तो सम टाइम कुछ लोगों ने, वैसे तो मोस्टली नहीं लगाया हुआ होता है, हमारे पास वो पासवर्ड का ऑप्शन पूछता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्शन है, फंक्शनैलिटी है कि आप अपने जो डाटा है उसको आप सिक्योर कर सकते हो यूजिंग पासवर्ड। तो हम क्या करते हैं जी, वहाँ पर पासवर्ड लगाते हैं और जैसे लॉगिन हो जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर हम हमारे डाटा को जो उसके अंदर पड़ा हुआ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है? सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी भी बेसिक फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अलावा हमारे पास, जैसे मैंने पहले बात की, एक टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। वो सारे के सारे प्रोसेसेस आते हैं मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी से उनको CPU दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक टाइम में पैरेलल प्रोसेस चल रहा है, P1 P2 P3 सो ऑन। फॉर एग्जांपल 100 प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये एक दूसरे के अंदर जो है वो मर्ज नहीं हो जाए, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें, आप बोल सकते हो, या एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस में इंटरफेयर करे, दूसरा तीसरे में इंटरफेयर करे, और इस तरह होते होते कोई एक प्रोसेस भी रन नहीं हो। तो ऐसा कोई भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने देगा, वो इनकी प्रोटेक्शन करता है। जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करता। ये भी बेसिक फंक्शनैलिटी है जो कि सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में आती है। वैसे तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेकिन ये 6 मेजर फंक्शनैलिटीज हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पर है प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पर मेमोरी मैनेजमेंट, चौथे नंबर पर इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, 5वें नंबर पर स्टोरेज मैनेजमेंट और 6th नंबर पर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं। अब ये जो 6
हमने फंक्शनलिटीज़ पढ़ी। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये पूरे के पूरे यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, फर्दर इनके आगे सब टॉपिक्स हैं जिनको हमने हमारे फर्दर लेक्चर में इस पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में डिस्कस करना है 1 बाय 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी इनके चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में इनको जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक गोल क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, इसको किस लिए बनाया गया, तो इसके दो पर्पस हैं। पहले नंबर पर है कन्वीनियंस और दूसरे नंबर पर एफिशिएंसी, कि कोई भी यूजर इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हार्डवेयर को यूज कर सके और दूसरे नंबर पर एफिशिएंटली सभी हार्डवेयर्स को वो यूज कर सके। ये दो काम हैं, ये दो पर्पस हैं, गोल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर हम देखें तो जितने भी लोग आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड है, इसी तरह से एप्पल का जो है वो मैकिन्टॉश है जिसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, लाइनक्स है, इसी तरह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा, आज के टाइम में भी यूज़ हो रहा है। लेकिन क्या था, उसको यूज़ करना आसान था। जिस कस्टमर को भी वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगा वो उसको यूज़ करते हैं। अगर आप मोबाइल में देखो तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल के टाइम में बढ़ती हुई जो नीड्स हैं उसके मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ताकि जिसको यूज़र इजी समझ रहा है यूज़ करना वैसा बनाया जाए और मार्केट में अपनी जगह बनाई जाए। आज के टाइम में ज़रूरत क्या है कि ज़्यादा एफिशिएंटली और स्पीडली मेरा काम परफॉर्म हो, ज़्यादा प्रोटेक्शंस हो, ज़्यादा सिक्योरिटी हो, एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकें, थ्रूपुट ज़्यादा होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एक टाइम में स्टार्ट में पहले विंडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर था, बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अब लाइनक्स है, यूनिक्स हैं, इसी तरह से डिफरेंट जो है वो मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं, लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। किसकी बेस के ऊपर? इन दो चीज़ों की बेस के ऊपर, एक कन्वीनियंस और दूसरे नंबर पर एफिशिएंसी। जिसकी ज़्यादा है यूज़र की डिमांड के मुताबिक यूज़र उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज़ रह गई है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो देखी थी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एज अ इंटरफेस काम कर रहा है। तो इंटरफेस जो है ये दो तरह के हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस हमने बोला कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एज अ इंटरफेस काम कर रहा है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब इंटरफेस की दो टाइप्स हैं, पहली जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरे नंबर पर है CUI जिसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है। अगर हम इसको टेक्निकल वे में बोलें तो यहां पर हम बोल सकते हैं वर्ड इसके लिए सिस्टम कॉल्स और इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम कमांड्स, क्योंकि यहाँ पर सारी क्या होती हैं जी, कमांड्स लिखना होती हैं जो कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या है, आइकन्स हैं, पिक्चर्स हैं, डायरेक्टली हम ओपन करते हैं एरो के जरिए जाके किसी भी आइकन को जो कि डिफरेंट डायरेक्टरी को शो कर रहा होता है, इसी तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को शो कर रहा होता है, हम जाके उस डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं हम उनको रन कर लेते हैं। वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी तरह से दूसरा है जो कि CUI में कमांड को टाइप करना पड़ता है और कमांड के ज़रिए हम डायरेक्टरीज़ को या डिफरेंट जो भी हार्डवेयर्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। ये दो टाइप्स हैं इंटरफेस की। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अब तक हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का, फंक्शनैलिटीज़ हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।